हेलो, कैसे हो आप लोग। आज हम समझेंगे फोरेंसिक रिपोर्ट की जांच कैसे होती है, किस तरह से ये पुलिस महकमे में और न्यायालय के अंदर काम करते हैं, किस तरह से अनसुलझे हुए केस को सुलझाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो काफ़ी पेंडिंग होती है, जो कुछ साक्ष्यों के अभाव में रहते हैं, और इसी मामले को सुलझाने के लिए, पेंडिंग केस को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए बहुत सारे ऐसे एजेंसियां जो है अभी न्यायालय की तरफ से, तो फोरेंसिक जो विज्ञान है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनके जो जांच की प्रक्रिया है उसे हायर कर बहुत सारे जो मिस्टीरियस कहानियां या मिस्टीरियस केस होते हैं जो आज भी पेंडिंग है, उससे सुलझाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं कौन? फोरेंसिक विज्ञान, फोरेंसिक साइंस, जिसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे न्यूज में आए दिन बने रहते हैं। लोग मांग करते हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक काम करने वाले लोग, बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स, बहुत सारे वरिष्ठ ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा किसी भी केस को लेकर जो मांग उनके द्वारा लाई जाती है, कहा जाता है कि इस केस में फोरेंसिक की जांच होनी चाहिए, ताकि जो भी अपराध करने वाले अपराधी हैं साक्ष्यों के अभाव में बच के निकल जाते हैं। उसके लिए फोरेंसिक जांच की मांग ज़्यादातर आती रहती है आए दिन, ताकि अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है फोरेंसिक जांच, जो पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसलिए इसे कहा जाता है न्यायिक विज्ञान, न्यायिक विज्ञान या न्याय विज्ञान। ठीक है, तो पूरी प्रोसीजर हम जानने वाले, प्रॉपर इसके सारे हिस्सों को, सारे कार्य करने के क्षेत्र इसके हैं, सारे काम को हम सिलसिलेवार तरीके से सबको जानेंगे, और किस तरह से इसको हायर किया जाता है, कैसे इनके इन्वेस्टिगेशन, कैसे इनके अनुसंधान, कैसे इनके लैब होते हैं, किस किस तरह के पार्टिकल्स के ऊपर इनकी जांच होती है, तो सब हम देखने वाले हैं। बस बने रहिए। और तो हम फोरेंसिक जो विज्ञान है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जो भी अनुसंधान होते हैं न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए केस को सुलझाने के लिए, सबके पॉइंट मैंने लिख दिए, सबको के अनुसंधान के क्षेत्र हैं, सबको हम बारीकी से देखेंगे। मैंने कुछ बोर्ड में सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट हमने लिख रखे हैं, तो मैं आपको पॉइंट के तहत थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रही हूँ। तो पहले नंबर पे है ट्रेस एविडेंस एनालिसिस। ट्रेस का मतलब आप समझ रहे हो, आप आए दिन न्यूज में भी पढ़ते हो या सुनते भी हो कि ट्रेस मिली है। ट्रेस का मतलब है बहुत माइनर सा साक्ष्य जिसे हम अपनी नंगी आंखों से भी देख नहीं सकते। लैब के कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लैब के द्वारा जो भी फोरेंसिक की जांच होती है, उनके माध्यम से बहुत छोटी से छोटी साक्ष्य को जुटाने के लिए शरीर के हिस्सों के जो भी नमूने होते हैं, अवशेष होते हैं, चाहे बाल के रूप में हो या मसल्स के जो पार्टिकल्स हो, उनके अंदर के अवशेष। मैं कुछ नाम यहाँ मेंशन करके रखी हूँ, आपको चाहे तो मैं नाम पढ़ा देती हूँ। ये है बाल, रस्सी, कपड़ों की रस्सी हो सकती है, बहुत माइनर से धागे जैसे माइनर से कुछ भी मिल जाए। अगर इंसिडेंट हुआ है, अगर एक्यूज के कपड़े हो या विक्टिम के कपड़े हो, उसके रेसे भी अगर मिल जाते हैं तो काफ़ी भूमिका अदा करती है किसी भी केस को सुलझाने के लिए। एक एविडेंस के तौर पे ही इसे रखा जाता है। ठीक है, या मिट्टी हो गई, मिट्टी किसी भी माध्यम से आ सकते हैं, पैरों के माध्यम से या वाहन के माध्यम से, बहुत या हथियार भी ऐसे कई होते हैं जिसे मिट्टी से काम किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर हो गए कपड़े के रेशे, जो मैंने बता दिए आपको। पंख हो गए, जैसे जानवरों के पंख, इसमें पशु और मनुष्य दोनों को लेकर एविडेंस के साक्ष्य को बताया गया है। दूसरे नंबर पे है टॉक्सिकोलॉजी। इसे रखा गया है सड़क या भी कोई ट्रांसपोर्ट है, वहाँ अगर कोई दुर्घटना होती है तो उनके लिए फोरेंसिक की जांच कराई जाती है, जिसमें से सड़क दुर्घटना या भोजन, जहर या यौन हिंसा से संबंधित वो भी अपराध होते हैं। ठीक, काफ़ी हद तक जो भी निर्भया का केस हुआ था उसमें ये टॉक्सिकोलॉजी से जुड़े हुए थे, जो सड़क दुर्घटना में हुआ था। वहाँ थी बस की जो हमें तस्वीर मिली थी निर्भया के केस में, जहर जैसी चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ ऐसे वेपन, हथियार, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि आप सबको पता है कि कितनी बड़ी वो आंदोलन, कितनी बड़ी क्रांति के रूप में आया था, और इसके तहत जो निर्भया के केस के तहत काफ़ी ऐसे बदलाव भी हुए और बहुत सारे ऐसे मंच भी बने, बहुत आवाज़ें भी उठी जो गैंगरेप का मामला हुआ था निर्भया केस में। तो एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखने समझा रही हूँ ताकि आप उन केस से फोरेंसिक जांच को रिलेट कर पाओ, इसलिए आपको बहुत आसानी होगा किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, आप चलते हैं थर्ड नंबर पे, पोडियाट्रिक फोरेंसिक। ठीक है, इसमें टखने या पैरों का जो हिस्सा होता है, ठीक है, टखने पैरों का जो हिस्सा होता है, जो पैरों के निचले हिस्से होंगे, उन
हिस्सों के अंदर में जो भी एविडेंस, जो भी साक्ष्य हमें फोरेंसिक के अनुसंधान से मिलता है, निकाला जाता है, उसे थर्ड नंबर पे पोडेट्री के तहत रखा गया है। ठीक, इसमें थर्ड नंबर की पोडेट्री तकनीक जान या पैरों के निचले हिस्से, फुटप्रिंट या पैरों से जुड़े हुए जितने भी साक्ष्य मिलेंगे अनुसंधान के द्वारा, जो भी फोरेंसिक लैब के तहत साक्ष्य मिलेंगे, उसे पोडेट्री के तहत रखा जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे चलते हैं। चलो ठीक है, चौथे नंबर पे चलते हैं। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम उस अपराध करने वाले अपराधी की मानसिकता का परीक्षण करते हैं कि इसके मन में ऐसा क्या चल रहा है, क्या पनप रहा है, ऐसे किस तरह के बैकग्राउंड से ये रिलेट करता है, क्या सोचता है, किस तरह की चीज़ें पढ़ता है, किस तरह की चीज़ें देखता है, अगर वो जिस एरिया में रहता है या जिन लोगों के साथ रहता है उनके साथ व्यवहार कैसा है, पूरी तरीके से उसके थॉट प्रोसेस को कैच किया जाता है कि इसके मन में किस तरह की भावनाएं चल रही है, क्यों इसने अपराध को अपना एक जरिया बनाया इस तरह के अपराध को करने के लिए, और ये आगे चल के कितना खतरनाक हो सकता है और भी इंसानों के लिए, समाज के लिए या अपने परिवार के लिए। इसलिए उसका पूरा साइकोलॉजी, उसके दिमाग को पूरी तरीके से पढ़ा जाता है और उनसे जो चीज़ें निकलती है उसे अगले इंसान के लिए बचाव के रूप में उसमें कुछ सुधार करके कानून के तहत कुछ सुधार किए जाते हैं कि इस तरह की चीज़ें दूसरे इंसान के साथ ना हो। जो जिस इंसान के साथ साइकोलॉजी हम रीड करते हैं, जो भी एजेंसियाँ, जो भी अनुसंधान के द्वारा किया जाता है फोरेंसिक जांच के तहत, तो उस तरीके की जांच एक केस स्टडी के तौर पर लिया जाता है कि कमियां किसमें थी, अपराध करने वालों में या सिस्टम में या उस इंसान के आजू बाजू के व्यवहारों में। ठीक है, आगे चलते हैं। ओडोंटोलॉजी जो दांतों से संबंधित है। अगर दांतों के कुछ साक्ष्य मिलते हैं या तो उसके काटे जाने का निशान मिलता है, दांतों से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें होंगी तो उसे ओडोंटोलॉजी में रखा गया है। पूरे प्रोसीजर साक्ष्य के लिए जुटाए जाते हैं, इसमें जितने भी फोरेंसिक जांच जो होती है पूरे साक्ष्य से ही संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं पैथोलॉजी की तरफ। इसमें मैंने जो नंबर लिखे हुए हैं वो मैं आगे पीछे इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी नॉलेज में बहुत जल्दी समझ में आएंगे आपको। जो चीज़ आप नई चीज़ें, जो टॉपिक या टाइटल सुनेंगे वो आपको बाद में समझ में आएगा। जो चीज़ें आप आए दिन सुनते हो या आए दिन जो भी क्लिनिक या हॉस्पिटल या कहीं भी आसानी से आप समझ सकते हो, आसानी से आप देख सकते हो नाम, तो उन्हीं नामों को मैं पहले बता रही हूँ, नंबर भी आप मत जाइएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है कि किसी के भी मौत का कारण, समय सीमा, आयु या बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है, उसको जानने के लिए पैथोलॉजी में अनुसंधान किया जाता है, फोरेंसिक लैब में किया जाता है, जहाँ पे खून, ठीक है, बहुत सारी ऐसी जांच होती है जिसमें डिक्लेयर किया जाता है पैथोलॉजी में कि मौत का कारण क्या था, क्या ये नेचुरल डेथ है, क्या ये अननेचुरल डेथ है, क्या सामान्य तरीके से किसी की मौत हुई है या मौत का कारण असामान्य कुछ प्रकृति का है। तो पैथोलॉजी में इसका जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अनुसार, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हिसाब के तहत इसे जांच किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं लिंग्विस्टिक फोरेंसिक। इसमें क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं और बहुत सारे ऐसे फिरौती की कॉल भी आते हैं जो बहुत हमको सुनने को मिला था यूपी में, उत्तर प्रदेश के राज्यों में। एकाएक काफ़ी फिरौती की कॉल आ जाती है, किसी बच्चे को किडनैप कर लिया या किसी नाबालिग लड़की को किडनैप कर लिया जाता है। इवन बड़े बड़े पुरुषों को, बड़े बड़ी महिलाओं को भी किडनैप कर लिया जाता था और फिरौती के तौर पर उससे मोटी रकम वसूली के लिए डिमांड रखी जाती थी। तो ऐसे अनवांटेड कॉल, फिरौती की कॉल या किसी हिंसा या आपराधिक मानसिकता जैसे कृत्यों को अंजाम देने के लिए भी जो कॉल किए जाते थे, और जो भी आपराधिक लेटर हो या फिर मैंने कुछ मैसेज किए हैं वो लिख देते थे, सुसाइड नोट है, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट की जाती है किसी के माध्यम से, किसी पूरी मंशा एक अपराधिक या हिंसा या किसी भी गलत चीज़ों को अंजाम देने के लिए होती है। और जो भी जिसको मौत की सजा मिली हो उसके जो बयान दर्ज किए जाते हैं कोर्ट के माध्यम से, तो इन सब चीज़ों की, ठीक है, चाहे वो मौखिक तौर पर कॉलिंग हो या लिखित तौर पर सुसाइड नोट हो या बयान हो या मीडिया के तहत जो भी तरीके से साधन जो भी जुटाए जाते हैं अपना आरोपी की तरफ से, तो उन्हीं भाषाओं को अनुसंधान के तहत, उन्हीं भाषाओं को
निरीक्षण के लिए, उन्हीं भाषाओं को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फिर इस फोरेंसिक भाषा का इस फोरेंसिक भाषा को बनाया गया है, ताकि इनकी भाषा, इनकी लैंग्वेज को समझा जाए, इनके पीछे का मकसद क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। जियोलॉजी देखते हैं। इसमें फोरेंसिक डिपार्टमेंट को जो जियोलॉजी के तहत साक्ष्य जुटाने का जो माध्यम रखा गया है, जो सोर्स रखा गया है, वो है पेड़, पेट्रोलियम, खनिज, चट्टान या जो भी एरिया, पहाड़ी एरिया होंगे जियोलॉजी के क्षेत्र के तहत, वो फोरेंसिक जियोलॉजी के तहत आते हैं, जहाँ से उनको साक्ष्य जुटाना होता है। ठीक है, आगे एंटोमोलॉजी, जो मैंने आपको बताया कि आगे चलते हैं। डीएनए एनालिसिस में क्या होता है, किसी भी इंसान की अगर आइडेंटिटी हमको पता नहीं है, कोई भी वारदात हो चुकी है और उसकी ना बॉडी मिल रही है और ना ही उससे संबंधित कोई साक्ष्य मिल रहे हैं, और आरोपी न्यायालय के सामने, जैसे कि हमने अभी रिसेंट में देखा श्रद्धा और आफ्ताब वाले केस में, ऐसे बहुत अनगिनत केस है अभी जो तत्काल में हुए ना, उसको मैं बता रही हूँ। जैसे आफ्ताब और श्रद्धा वाले केस में क्या हुआ कि उसने बॉडी को पीसेस करके उसने अलग अलग जगह डिस्पोज किया, और वो खुद कह रहा है कि हाँ मैंने ऐसा किया, पर उसकी जो थ्योरेटिकल जो बयान है उस पर यकीन करके कोई उसको मौत की सज़ा या फांसी की सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि कोर्ट को, जज को या कानून के किसी भी स्तर में हो एविडेंस की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए। अगर उसने ऐसा किया तो मौत को प्रूव करना होता है कि हाँ इसने जो कहा है कि मैंने ऐसा किया कि उसकी बॉडी को पीसेस करके इस जगह पे मैंने फेंका या डिस्पोज किया, तो उसकी थ्योरी एविडेंस से मैच होनी चाहिए, ताकि उसे प्रूव किया जाए कि हाँ जिस इंसान की इसने पीसेस किए हैं, ये इंसान की बॉडी अन्य जगहों पर मिली और उसकी आइडेंटिटी हो गई है, इसकी मौत हो चुकी है। तो उसी को ही लिया गया डीएनए में। डीएनए में शरीर के बहुत सारे अंगों की जांच होती है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ डीएनए में कैसे होती है। उंगलियों के निशान, अन्य जैविक पैरामीटर जैसे बाल, त्वचा, वीर्य, मूत्र, रक्त, लार, जले हुए शरीर। ठीक है, तो शरीर का कोई भी एक हिस्सा मिल जाए तो उसकी आइडेंटिटी हो सकती है डीएनए टेस्ट के साथ, और उस अनसुलझी केस को सुलझाने में बहुत बड़ी कारगर साबित होगी, जो भी मिस्टीरियस, जो भी मिस्टेक बनी हुई है। इससे क्या होगा, आरोपी को बड़ी से बड़ी सजा दिलाने में कानून सक्षम हो जाती है, और ऐसा कोई गलत फायदा उठाने में किसी को भी राहत या रिलीफ नहीं मिल सकती। तो बहुत ही मदद और बहुत ही कारगर है फोरेंसिक विज्ञान, और बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। अभी भी बहुत सारे नए नए रिसर्च, नए नए टेक्नोलॉजी से लैस अनुसंधान हो रहे हैं फोरेंसिक विज्ञान के अंदर में। काफ़ी चीज़ों को भी अपनाया जा रहा है इस क्षेत्र में कानून के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉटनी, वनस्पति से जुड़े हुए चीज़ें, जो पेड़ पौधे, फूल और जो भी लकड़ियाँ, जितने भी ऐसी चीज़ों में अगर इन जगहों पर कोई अपराध, कोई इंसिडेंट होता है, किसी भी तरह से, किसी मानसिकता में, किसी भी हालत में कुछ भी अपराध हुए हों जो लगता है कि बहुत क्रिटिकल हो चुका है, तो फोरेंसिक वहाँ पे जाती है और वहाँ से साक्ष्य लेकर कानून की मदद करने में वो कारगर साबित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्कियोलॉजी, मैंने कल आपको आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ाया था, बताया था बहुत सारी चीज़ें। तो फोरेंसिक में भी उसका बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ी एक तरह की भूमिका है पुरातत्व। इसमें इसलिए लिया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चोरी की गई या कुछ गुमी हुई या कई बॉडी की ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे जो साक्ष्य में बहुत बड़े भूमिका अदा करते हैं, उनको क्या किया जाता है, गड्ढों में या किसी जगह पर दफन कर दिया जाता है, जहाँ से आर्कियोलॉजी फोरेंसिक के तहत खनन के द्वारा निकाला जाता है उन जगहों से। तो इसीलिए आर्कियोलॉजी फोरेंसिक को इसमें लिया गया है। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, इसमें 100 का अगर अंग भंग हो गया हो, ठीक है, किस माध्यम से 100 का अंग कैसे भंग होगा, जलने से। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे हत्यारे, अपराधी, खूंखार, दरिंदे जैसे लोग जो अपने जैसे शरीर को खत्म करने के लिए तरह तरह के उनके पास हथकंडे होते हैं, तरह तरह की चीज़ों से शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए वो ऐसे कृत्य करते हैं। तो अगर शरीर को जलने से अगर अंग भंग होते हैं या प्राकृतिक गिरावट को लेकर जो आइडेंटिटी की जाती है, उसी को इसमें लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिजिटल फोरेंसिक, देखिए मैंने कहा आपको कि फोरेंसिक हर चीज़ों से लैस है,
विज्ञान के तहत हो या केमिकल में सारी चीज़ें आती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विज्ञान के हर क्षेत्रों से लैस है और आगे भी चल के बहुत अच्छा डेवलप कर सकती है। ठीक है, तो डिजिटल फोरेंसिक में क्या होगी, किसी डेटा से रिलेटेड होगी, डेटा से या तो ये हार्ड डिस्क हो गई जिसमें डेटा रिकवर करके उसे लाया जाता है डेटा को वापस। ठीक है, तो इसमें लिखा गया कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं डिजिटल के जहाँ से इनको डेटा मिल जाते हैं साक्षी के रूप में। ठीक है, अब आगे चलते हैं बैलिस्टिक। इसमें क्या होता है कि अग्निस्वरूप जो भी विस्फोट होते हैं या फायर होते हैं तो उनके साक्ष्य को आइडेंटिटी करने के लिए इसको रखा गया है बैलिस्टिक को। ठीक है, इसमें बुलेट के निशान, जो बुलेट के निशान होंगे उसको बॉडी के हिस्सों को उसके खोल कहा जाता है शायद, जो भी कानूनी तरीके से जो पुलिस डिपार्टमेंट में लोग होते हैं उनकी भाषा अलग होती है। जैसे हम सामान्य तौर पर चीज़ों को देखते हैं तो वो काफ़ी हमारी अलग होती है। कानूनी भाषा में सभी के वेपन्स के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग उनके कोडवर्ड होते हैं। ठीक है, तो बुलेट के निशान, ठीक है, बुलेट के खोल आवरण, जो भी बाहरी आवरण होंगे वो, और बारूद के कुछ अवशेष। ठीक है, उसे पहचाना जाता है कि जो भी विस्फोटक खरीदे हुए हैं, जो भी ब्लास्ट हुए हैं वो किस विस्फोटक की वजह से हुए हैं, क्या ये नेचुरल था या किसी के द्वारा प्लांट किया गया था या कुछ साइंस से षड्यंत्र हो। तो ऐसी चीज़ों को भी रखा गया है ताकि आइडेंटिटी हो सके इस केस में एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है, कोई शॉर्ट सर्किट जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, जैसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके आज तक कोई भी आरोपी सामने नहीं आए हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट का नाम दे दिया जाता है, जो कि आगजनी होती है, बड़ी बड़ी जगहों पर बिल्डिंगों में होती है। तो कुछ ना कुछ साजिश के तहत ही काफ़ी हद तक 50% या 75% ऐसे साजिश के तहत ही की जाती हैं, जिसे बैलिस्टिक के अंतर्गत लाया गया है। इसे अप्रोच करने के लिए बहुत बड़े कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कई बार ऐसे समाज में जो जनता की आवाज़ होती है काफ़ी एक्टिव होती है, बुलंद होती है, सीधे मांग कर दी जाती है कि इस तरह की घटनाएं बहुत बड़ी घटनाएं और बहुत ही मतलब डराने वाली चीज़ें जो फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। तो लोगों की मांग आवाज़ भी काफ़ी बुलंद होने लगती समय के अनुसार, तो फोरेंसिक को हायर करने के लिए सरकार को कानून को बाध्य होना पड़ता है, उन्हें फिर अपने हाथ में लेकर उन्हें जो भी केस होते हैं उसे सुलझाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। सारी रिपोर्ट पुलिस के केस को सुलझाने के लिए, कोई भी वर्डिक्ट निकालने के लिए आसानी होती है फोरेंसिक की रिपोर्ट के अनुसार। मेडिकल रिपोर्ट सबसे मेजर होता है, इसीलिए फोरेंसिक जांच सबसे अहमियत रखता है किसी भी केस को सुलझाने के लिए, किसी भी केस में आदेश या किसी भी केस में वर्डिक्ट देने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके कुछ अधिनियम के तहत। ठीक है, कि इस जांच को किस अधिनियम के तहत परमिशन दिया गया है कि आप इन चीज़ों की जांच कर सकते हो। क्या फोरेंसिक विज्ञान को कोई अधिकार मिला है कि इनको केस के अंदर में हायर किया जाता है, केस की बड़ी भूमिका को सुलझाने के लिए इनको सामने आना होता है? क्या इनको कोई अधिकार है? क्या इनको कोई ऐसी जगह दी गई है या इनके कोई एक्ट, कोई अधिनियम बने हैं? तो बिल्कुल बने हैं, इसीलिए इतनी बड़ी भूमिका अदा करती है और अपनी रिपोर्ट हर केस में पेश करती है। ठीक है, हम देखेंगे। पहले मैं इसको क्लीन करती हूँ। ये मैंने ह्यूमन बॉडी ड्रॉ किए हुए हैं ताकि मैं बता सकूँ कि किस किस हिस्से में कैसे कैसे चीज़ों को फोरेंसिक अपनी जाँच के लिए इस्तेमाल करती है। तो मैं बताती हूँ आपको सोलर फोन, चलिए बताती हूँ। ट्रेस, ठीक है, जो फर्स्ट है ट्रेस एविडेंस, शरीर के किसी भी हिस्से, पूरे और बॉडी के किसी भी हिस्से के पार्ट में कोई भी ट्रेसेस मिलते हैं, ठीक है, इवन कपड़े से लेकर, ठीक है, अभी मैंने विदाउट ड्रेस में बनाया हुआ है, ठीक है, तो जो भी ये व्यक्ति हो, मेल या फीमेल हो, उसके साथ कोई अकृत्य घटना हो गई हो, तो इसके पूरे और बॉडी से लेकर कपड़ों तक कोई भी ट्रेसेस मिलते हैं, तो उसे एविडेंट ट्रेस एनालिसिस के दर्ज पे रखकर इसकी जांच होगी। ठीक है, तब फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, पूरी बॉडी अगर किसी ट्रांसपोर्ट एरिया में ट्रेवल कर रही हो, उन जगहों पर किसी के माध्यम से इस शरीर को नुकसान पहुंचता है और शरीर को क्षति या मृत्यु जैसी चीज़ें होती है, तो उसे टॉक्सिकोलॉजी सड़क दुर्घटनाओं के साक्ष्य में जुटाने के लिए आसानी होती है। साइकोलॉजिकल, इस बॉडी के अंदर जो भी आरोपी की बॉडी है, ठीक है, आरोपी की बॉडी मान के चलते हैं, इस बॉडी में ऐसे किस तरह के विचार पनप रहे हैं, ऐसे कौन सी असामान्य विचार हैं, थॉट प्रोसेस है, किस बैकग्राउंड में पूरी तरीके से और बॉडी की रीडिंग की जाती है, उसके बोलचाल में, उसके देखने, उसके चलने, उसके उठने बैठने खाने से लेकर पूरी व्यवहार देखी जाती है कि ये साइकोलॉजिकल कैसा है। ठीक है, आगे ऑडिटरी, तखने से लेकर निचले हिस्से में जो भी एविडेंस है, साक्ष्य मिलते हैं या फिर कहा जाता है, वो भी अगर मिलते हैं
तो उसे पोकेट्री फोरेंसिक कहा जाता है। ठीक है, पैथोलॉजी जो पूरी बॉडी पूरी तरीके से डिस्पोज हो गई हो या मृत्यु हो गई हो, खत्म हो चुकी हो, तो उसके समय सीमा, उसके कारण, उसकी मौत का कारण जानने के लिए पैथोलॉजी बहुत बड़ी सहायक होती है, जिससे साक्ष्य के तौर पर कुछ रिपोर्ट पेश करनी होती है तो पैथोलॉजी के तहत मौत का कारण जान सकते हैं। ठीक है, फिर होता है ओडोंटोलॉजी, जो भी माउथ के हिस्से जो भी होते हैं टीथ के, तो उनके द्वारा अगर दांतों के द्वारा काटे गए किसी भी तरह के हिस्से में अगर दांतों के कट के निशान है तो हम ओडोंटोलॉजी के तहत साक्ष्य जुटा पाते हैं। आगे चलते हैं, लिंग्विस्टिक भाषा, इस तरीके के द्वारा किए गए कोई भी अपराध एक एक्यूज का बॉडी लेके चलते हैं इसको एक्यूज। ठीक, ये एक्यूज की बॉडी, ठीक, समझाने के लिए मैं इसको विक्टिम की बॉडी बना सकती हूँ या इसको एक्यूज की बॉडी बना सकते हैं। एक ही बॉडी में हम सब कुछ समझते हैं। ठीक है, पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो लिंग्विस्टिक किसी भी भाषा को समझने के लिए किस तरह से ये अनवांटेड कॉल करता है, विरोधी के लिए कॉल करता है, सुसाइड नोट लिखता है, या फिर ये आरोपी है अपनी मौत की सज़ा के दौरान या मौत की सज़ा पाने से पहले जो इसने बयान दिया है, तो उसके जो भाषा को जो मूल्यांकन किया जाता है, जो भी इसके द्वारा निकाले जाते हैं फाइनल डिसीजन क्या होंगे, इसके मकसद क्या है इन चीज़ों का, तो पूरे लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान के तहत ही इसकी रीडिंग की जाती है। ठीक है, फिर आता है जियोलॉजी, इस शरीर से जुड़े हुए जो भी चीज़ें अगर वनस्पति से जुड़े हुए, सॉरी वनस्पति थोड़ा अलग हो जाएगा, हम इसको ऑयल, पेट्रोलियम, मिट्टी, चट्टान या ऐसे जगहों पे रिलेट करके चलते हैं जो जियोलॉजी से रिलेटेड है, जहाँ पर तेल, पेट्रोलियम, खनिज, चट्टान जैसे जगहों पर सबूत जुटाने के लिए आसानी होती है। वहाँ इनका रोल तब बड़े रूप में समझ में आएगा अगर किसी इंसान की क्षति, शारीरिक क्षति, मृत्यु या किसी भी तरह के जो भी दुर्घटना होती है वो अगर जियोलॉजी के अंतर्गत अगर है सामने तो फोरेंसिक विभाग अपनी जांच करती है। एंटोमोलॉजी, इस शरीर को बहुत बुरी तरीके से इसका शरीर का डिस्पोज हो जाता है। शरीर में काफ़ी दिनों से डिस्पोज के कारण लावारिस के बॉडी बंद कमरे में मिलते हैं या कई लावारिस जगहों पर मिलते हैं, या शरीर को बुरी तरीके से बहुत ही अप्राकृतिक तरीके से रखा जाता है। पूरे शरीर में कीड़ों की मतलब कीड़े लग जाते हैं बॉडी में, बोलने में मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं ऐसे नरसंहार करने वाले लोग कैसे इस कृत्य को करते होंगे, और जो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस की टीम जाती है वो कैसे इस नज़ारे को देखते होंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे लोग कैसे अपने जैसे शरीर को इस स्थिति में कैसे ला सकते हैं। तो पूरे शरीर को अगर कीड़े लग जाते हैं, जैसे बहुत सारे नाम मेंशन हैं जिसको मैं पढ़ती हूँ, आर्थ्रोपोडस, अर्थोडस, सेंटीपीडम, मिलीपेडम, क्रिस्टोसियम, जीव विज्ञान के लिए अध्ययन के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंजरी होता है, इस शरीर से जुड़े हुए सारी चीज़ें, शरीर से जुड़ा हुआ सब शरीर से कनेक्टेड अगर होंगे तभी उसके फोरेंसिक जांच करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग उत्पाद सामग्री में बता दिया डीएनए, जितने भी डीएनए के लिए शरीर, त्वचा, फूल, लार, ये रक्त जो भी मिले तो डीएनए जांच के लिए काफी लोगों के पास शरीर का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, कि वनस्पति से जुड़े हुए वनस्पति के फूल, पत्ते, पौधे, लकड़ी सारी चीज़ें वनस्पति से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मैंने नाम पढ़ती हूँ, और की वजह उनमें पढ़ती हूँ। पुरातत्व, अगर व्यक्ति, वस्तु या लुटेर या सामान या कहीं से भी उत्खनन के द्वारा किसी बॉडी को निकाला जाता है दफनाई चीज़ों को, तो उसे आर्कियोलॉजी के तहत जांच के लिए रखा जाता है ताकि उसे साक्ष्य जुटाया जा सके। फिर आगे चलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, शरीर का अंग अगर वो जल्दी से, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो भी उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक एक दुर्घटना था। देखिए वो उस पर करंट सप्लाई की होगी, और एक दुर्घटना में बहुत भीषण वो दुर्घटना थी, उसके मरने की जो कंडीशन थी बहुत ही खतरनाक है। उस पर अभी फोरेंसिक जांच की टीम आएगी, जांच कर भी रही होगी, या तो अभी आगे चल के उसकी मांग होगी। ठीक है, अभी मैं कुछ उस पर कहना नहीं चाहती। अब चलते हैं डिजिटल में मैंने बता दिया है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें, कंप्यूटर से या हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी हो गया, ड्राइव हो गया, इसमें जो भी स्टोरेज ड्राइव में जो भी स्टोरेज डेटा है उसके फोरेंसिक जांच के तहत साक्ष्य दिखाए जाते हैं। आगे चलते हैं गलत, या तो इस शरीर को किसी भी अग्नि के किसी भी विस्फोटक पदार्थ होता है या किसी भी बंदूक पिस्तौल से गोली लगती है तो उसके अनुसंधान के लिए रखा गया फोरेंसिक के तहत उसकी पूरी जाँच या वेपन्स की जाँच होगी, बॉडी के निशान में वेपन की मिलान होती है, फिर साक्ष्य मिलने के बाद इसे सुलझाया जाता है इस केस को। ठीक है, मैंने बॉडी के मतलब को इस कौन से रिलेट कर दिया। अब
अब हम चलते हैं इसके कुछ अधिनियम मैं बता देती हूँ। इसके अंतर्गत इन सब जातियों को अधिकार मिला, क्यों, कहाँ रखा गया, क्यों रखा गया। और 20वीं सदी में क्योंकि फोरेंसिक जांच भारत में आ चुकी थी, लेकिन 21st सेंचुरी में सदी में इतनी तेज रफ्तार से ये बढ़ी है फोरेंसिक विज्ञान, आज भी बढ़ रही है और आगे चल के इसके और बहुत टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से लैस होने वाली है। बस मेरी उम्मीद यही है कि विज्ञान का बढ़ना आवश्यक है, लेकिन अपराध कम होने चाहिए। तो आगे चलते हैं इसके सारे नियम देखते हैं। कुछ कुछ मेजर होंगे उसके मैं नोट डाउन करते चलूँगी, बोलते चलूँगी, और कुछ समझाने या फिर ड्राइंग होती है करूँगी, ठीक है। इसे कुछ नियम देखते हैं। इससे पहले मैं बोर्ड क्रिएट करती हूँ। साक्ष्य जुटाने के लिए जो अधिनियम रखा गया था वो है साक्ष्य संहिता 1872, ठीक है। साक्ष्य को जुटाने के लिए क्या कराया जाता है? मेडिकल एग्जामिन, ठीक। इसके बाद था आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, ठीक है। ये किसके अंतर्गत है? ये भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत इसे रखा गया है। जैसे भारत का संविधान है, भारतीय संविधान, उसके अंतर्गत सारे अनुच्छेद बनते हैं सरकारों को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए, ताकि लोकतंत्र में एक पारदर्शी चीज़ें बनी रहे, ठीक है, सरकार और जनता के बीच में। उसी तरह कानून का भारतीय दंड संहिता जब कानून के हर पड़ाव में एक नए नए चीज़ों को जोड़ना, घटाना या सीमित करना या सख्ती करना, सब इसके अंतर्गत होता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। साक्ष्य संहिता 1872 में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में बनाया गया, और धारा 1973 के अंतर्गत धारा 53 और धारा 54 को रखा गया ताकि साक्ष्य जुटाया जाए, ठीक है। कैसे जुटाया जाएगा? इसकी प्राथमिकी कैसी होती है? पुलिस के द्वारा किसी भी आरोपी को अरेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है? मेडिकल एग्जामिन। मेडिकल एग्जामिन में इसलिए रखा गया ताकि उसमें साक्ष्य को ज़्यादा से ज़्यादा जुटाया जा सके। तो पहले इतने ज़्यादा अवशेष या नमूनों की जांच होती नहीं थी, लेकिन 2005 में संशोधन हुआ जो साक्ष्य जुटाने के लिए, ठीक, किस तरह के साक्ष्य जुटाए जाएंगे, कैसे नमूने होंगे? मेडिकल एग्जामिन के तहत डीएनए, मूत्र, रक्त, बाल, नाखून, पसीना, थूक, लार, वीर, कतरन, इत्यादि। और भी बहुत सारे शरीर के जो भी माइनर पार्ट अगर मिलते हैं तो उसे एक साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है। अगर मेडिकल एग्जामिन के माध्यम से इन सबको जुटाया जाए तो हमें साक्ष्य मिल जाते हैं किसी भी केस को सुलझाने के लिए। अधिकतर इन सब अवशेष या जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसे
रेप केस में ज़्यादातर रखा जाता है। जब भी कोई रेप का केस है तो उसमें मेडिकल एग्जामिन के तहत इन सारी साक्ष्य को त्वरित जुटाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आगे हम कुछ और भी इससे और पुराने आगे चलते हैं। मैंने अभी अधिनियम कुछ ये बताया कि वे साक्ष्य से रिलेटेड एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए ये अधिनियम 1860 के अंतर्गत जो भी बनाया गया था उसमें जो भी अमेंडमेंट हुए उसके अंतर्गत रखा गया है। फिर इससे और आगे चलते हैं। हम देख रहे थे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो भी साक्ष्य संहिता थी 1872 और अपराधी प्रक्रिया संहिता थी 1973 के अंतर्गत जो भी साक्ष्य जुटाने के लिए जो भी मेडिकल कराई जाती थी गिरफ्तारी के बाद फर्स्ट एग्जाम मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उस पहलुओं में जोड़कर रखा गया था। और हमने देखा था कि धारा जो भी दंड संहिता के अंतर्गत जो भी धारा 53 और 54 के अंतर्गत साक्ष्यों को जोड़ा गया था और साक्ष्यों के बारे में जिक्र है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 45 में फॉरेंसिक की जिक्र की गई है, जिसमें से साक्ष्य जुटाने के लिए मेडिकल का सहारा लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि फॉरेंसिक लैब के माध्यम से साक्ष्य को जुटाने का प्रावधान किया गया है। और कुछ और भी अधिनियम है जैसे कि धारा 293 जो इससे संबंधित है। और भी अगर मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो कुछ ऐसी भी दशा है जो अधिनियम उस पर बने हैं, लेकिन मेडिकल साक्ष्य या मेडिकल की जो प्रारूप बनाया गया था दंड संहिता के आधार पर, जैसे कि कोई पागल हो जाता है या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, तो उस पर किस तरह की मेडिकल की चिकित्साएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो इससे काफ़ी अलग है, लेकिन जरूर दी गई है। अब हम देखने वाले हैं कि फोरेंसिक साइंस को जो भी प्राचीन समय से लेकर अब तक कैसे इसका ग्रोथ हुआ, किस तरह से इसको रखा गया, कैसे जांच हुई, किस पे पहली बार जांच हुआ, किसने किया और किस सन में हुआ, वो हम देखने वाले हैं। मैंने काफ़ी कुछ नोट डाउन किए हैं जो विश्व के स्तर पे भी है और हमारे भारत के स्तर पे भी है, जो मैंने जो भी जरूरी पॉइंट है जो मैंने आपको फर्स्ट से लेकर 16 तक 16 जो भी क्षेत्र बताया थे फोरेंसिक डिपार्टमेंट के, उसी से जुड़े हुए चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था और मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं बताती तो ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता और बहुत कुछ अधूरा रहता। तो मैं बताते चलती हूँ सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे क्या। सबसे पहले मैं चलती हूँ सर ऑर्थर कॉनन डॉयल, जिन्होंने एक काल्पनिक चरित्र का इन्होंने एक काल्पनिक चरित्र पे अन्वेषण किया, अनुसंधान किया और एक विधि विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जो ख्याति इनको मिली वो सर ऑर्थर कॉनन डॉयल को मिला और विधि विज्ञान को प्रसिद्ध किया। इनको इसका जनक भी माना जाता है, ठीक है, विधि विज्ञान के क्षेत्र में। फिर मेंग यू एंड सी लू नामक एक पुस्तक चीनी 6 शताब्दी में आई, जिसमें लिखा गया था उंगलियों के निशान के बारे में, ठीक है। फिर काफी समय के बाद कौटिल्य जो हमारे भारत के हैं हजारों वर्ष पहले, उन्होंने एक पुस्तक में जिक्र किया कि पैक्टोरियल लाइन होती है जो किससे संबंधित है, उंगलियों की लाइन जिससे क्या किया जा सकता है, पहचान के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं 1775 में स्वीडन के केमिस्ट थे, जो स्वीडन के केमिस्ट थे 1775 में कार्ल ब्लैंक सेहल, उन्होंने क्या किया था, डेड बॉडी की 100 के अंदर आर्सेनिक जहर का पॉइजन की जो मात्रा है उसकी सबसे पहले परीक्षण किया था उन्होंने। फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए कुछ समय बाद जर्मन के केमिस्ट वैलेंटिन रोज ने जो भी स्टमक वॉल होते हैं, जो पेट की दीवारें होती है, उसमें कुछ मात्रा में उन्होंने क्या पाया, जहर की मात्रा पाया, आर्सेनिक की मात्रा पाया और इसका परीक्षण किया था, ठीक है। फिर आगे 1814 में मैथ्यू जोसेफ बोनावेंट आर्टफेला, ये एक स्पेनिश पॉइजन जो विष होते हैं उसके वैज्ञानिक थे और इन्हें विष के जनक के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने उसकी खोज की थी, ठीक है। 1835 में कैल्विन हुकर गोडार्ड, इनका काम था जो भी बैलास्टिक मैंने फोरेंसिक बताया था, तो ये उनसे रिलेटेड है, बैलास्टिक के जनक माने जाते हैं, जितने भी विस्फोटक चीज़ें जो साक्ष्य के तौर पर लिए जाते हैं फोरेंसिक के अंतर्गत, तो इनको उनका जनक माना जाता है, किनको, कैल्विन हुकर गोडार्ड को। आगे चलते हैं अल्फोंसो
बार्टिलान, ठीक है, ये कैसे फोटोग्राफर थे, इन्होंने फर्स्ट फोटोग्राफी जब की थी सबसे पहले, तो इन्होंने क्या किया था, उंगलियों के निशान देखी के केस को सुलझाया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम 1850 से लेकर 1860 के बीच भारत में काम करने वाले काम के दौरान विलियम जे हडसन ने हस्ताक्षर के तौर पे अपने उंगलियों के और हाथों के निशान दिए थे, उनका उपयोग किया था उन्होंने, ठीक है। 1880 में हेनरी फाइल्स ने नेचर नामक एक मैगजीन में इन्होंने जो भी उंगलियों की या हथेलियों के निशान थे उसे प्रकाशित किया था कि इससे अपराधी को पकड़ा जा सकता है। इन्होंने एक तरह से सुझाव दिया था कि इनको पकड़ा जा सकता है उंगलियों के निशान पे। नेचर नामक एक पत्रिका प्रकाशित करके इन्होंने उसमें छापा था, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रांसिस गार्टन की 3 पुस्तकें भी उंगलियों के निशान के विषय में लिख लेते हैं, जो कौन थे, फ्रांसिस गार्टन, ठीक है। 1893 में जुआन मुसेटिच इंफॉर्मेटिक सिस्टम एंड फिंगरप्रिंट के लिए निर्देश दिए थे इन्होंने 1893 में। इन्होंने उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं डिजिटल माध्यम से, ठीक है, उससे या जो भी इंक होते हैं उनके माध्यम से फुटप्रिंट लिए जाते हैं, जिससे कैटरली लाइन के तौर पे भी लोगों की पहचान की जाती है, ठीक है। डॉक्टर एडमंड लोकार्ड ने विधि विज्ञान का मूल सिद्धांत तैयार किया था। लोकार्ड की जो भी विधि विज्ञान के जो भी सिस्टम चल रहा था काफी फेमस, और कानून के हर दायरों में लोकार्ड को बहुत पढ़ा जाता है और इनके सिद्धांतों को यूज किया जाता है। कहा जाता है ना कि कातिल कितना भी सातिक क्यों ना हो, कातिल कितना भी सातिक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ेगा। बस लोकार्ड का यही सिद्धांत है, इसीलिए लोकार्ड के सिद्धांत काफी फेमस है और काफी स्टडी होती है, और अपराधी इनके ही सिद्धांतों के दायरे में ही फंस जाते हैं और उन्हें आसानी से पकड़ा जाता है। इनका कहना है हर संपर्क एक निशान छोड़ता है, ठीक है। इन्हें फ्रांस का शार्लेट होम्स के रूप में भी जाना जाता है। अब अल्बर्ट सरमन ओसबॉर्न, इन्होंने क्या किया था, जाली दस्तावेज, कई लोग ऐसे होते हैं, आज भी होते हैं, पहले भी होता था, आज भी होते हैं, जाली दस्तावेज बनाकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर 1916 से 20 के दौरान वॉल्टर सी मैक्रोन ने क्या किया था, सूक्ष्मदर्शी तकनीक की खोज की थी, जो पहले 1900 के ज़माने से लेकर 2000 तक भी इसका बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के तौर पर बहुत आगे इनोवेशन हुआ, ठीक है। अब 1916 में डॉक्टर लियोन लेट्स ने सूखे रक्त पर रिसर्च किया था। जैसे हमने कहा था ना कि फोरेंसिक शरीर के बहुत से नमूनों को लिया जाता है, तो जो भी सूखे रक्त काफ़ी दिनों से कोई घटना घट जाती है, अगर साक्ष्य के तौर पर हमको किसी भी जगह पे सूखे रक्त मिलते हैं, तो उससे भी हम केस के मुद्दों को, केस के अनसुलझे पहलू को सुलझा सकते हैं। डीएनए की रिपोर्ट भी करके आगे चलते हैं। मार्क ट्वेन ने हत्या की जो भी केस थे उसको उंगलियों के निशान के तौर पर सुलझाने का एक साक्ष्य के तौर पर दावा किया कि उंगलियों के निशान से भी हम हत्या के केस को सुलझा सकते हैं। आगे चलते हैं। 1863 में क्रिश्चियन सोन बेन ने रक्त पर फर्स्ट टेस्ट किया था, जो भी ब्लड सैंपल होते हैं उन्होंने फर्स्ट टेस्ट कब किया था, 1863 में। अब 1879 में रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था, बाल पे रिसर्च किया था, सबसे पहले जो हेयर होते हैं उस पर, ठीक है। अब 1998 में FBI द्वारा राष्ट्रीय डीएनए सूचकांक प्रणाली विकास का निर्माण किया, ठीक है। इस सारे प्रोसीजर को एक अच्छी चीज़ है, जो भी सूचकांक उसको रैंकिंग की जाती है, बस उसी के डीएनए के तहत, डीएनए सूचकांक के तहत इसका विकास स्टैब्लिश हुआ था 1998 में। अब हम चलते हैं भारत की तरफ, ठीक है। भारत में क्या क्या हुआ, इतनी जल्दी स्टैब्लिश नहीं हुई थी फोरेंसिक्स जो साइंस है, ठीक है, लेकिन अस्तित्व में था, कुछ मात्रा में था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 1849 में क्या था, अस्तित्व में जो कुछ मात्रा में थी, कहाँ कहाँ थी, चेन्नई में 1849 में, 1853 में कोलकाता में, 1864 में आगरा में, 1870 में मुंबई में। ये अलग अलग स्टेट में भारत के अस्तित्व में था 1898 तक, ठीक है। 1904 में क्या हुआ, बंगाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक एजेंसी बनी, ठीक है, और इसको 1906 में स्थानांतरित कर दिया गया, कहाँ, शिमला में, ठीक है। फिर 1902 और 1903 में भारत का पहला केंद्रीय फिंगर प्रिंट्स ब्यूरो बना, ठीक है, जिसे कहा जाता है CFPB, ठीक है। 1910 में कोलकाता में डॉक्टर हैकिन द्वारा क्या बनाया गया,
सीरोलॉजी विभाग बनाया गया था। ठीक है, 15 में बंगाल में CID के पद चिन्ह अनुभाग बने 1915 में। इस CID के माध्यम से ही जाली नोट अनुभाग भी बने कब 1917 में। ठीक है, फिर 1952 में कोलकाता में फर्स्ट राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 1952 में कोलकाता में फर्स्ट राज्य विधि प्रयोगशाला बने। ठीक है, फिर 1956 में कोलकाता जासूसी के लिए CFTV भी बने। ठीक है, 57 में कोलकाता में फर्स्ट विधि विज्ञान के लिए क्या बना, लैब बने। ठीक है, जो इनके जो 57 के बाद जो दायरे भारत के राज्यों में बढ़े, बहुत सारे ऐसे संगठन एजेंसी लगातार फोरेंसिक को लेकर उनसे जुड़े हुए कानूनी में जो भी पेचीदगी आती है, अनुसूचित जो भी केस होते हैं मिस्टीरियस बन जाते हैं, या फोरेंसिक से जुड़े हुए जितने भी अनुसंधान होते हैं न्यायिक विज्ञान के अंतर्गत, बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं, आज भी हो रहे हैं और इसमें काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। केस को सुलझाने में सबसे बड़ी भूमिका इनकी भी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई और वो उम्मीद है कि कानून का सही तरह से अगर उपयोग किया जाए तो बहुत सारे केस कोर्ट में पेंडिंग भी नहीं होगा, और जो लेट लतीफ होते हैं केस में, इससे नुकसान इतना ही है कि अपराध करने वाले के दिल में खौफ रहता नहीं है, और इससे जो पीड़ित और जो भी समाज है और जो भी सरकारें हैं वो प्रभावित भी होती हैं। और अगर इस तरह के अपराध बढ़ते रहें तो क्या होता है, सरकार से, कानून से और ऐसी एजेंसियों से भरोसा उठ जाता है। बस मैं इस वीडियो पे इतना ही बोलना चाहती हूँ। बाकी अपराध करने वाले की मानसिकता किस तरह की होती है ये सिर्फ अपराध करने वाला ही जानता है, और घटना हर रोज़ हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, इस टाइम पे भी हो रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें मीडिया में दिखाई नहीं जाती, बहुत सारी घटनाएं कोर्ट तक पहुंच नहीं पाती, बहुत सारी घटनाएं जितनी कोर्ट तक पहुंच पाती है वो पेंडिंग है, और इससे ज़्यादा कई ऐसे केस है जो कोर्ट तक पहुंच नहीं पाती। बस अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कानून के सारे जो लोग हैं, जो भी बनाए गए हैं डिपार्टमेंट या जो भी पुलिस की व्यवस्था होती है, वो सतर्क हो, जागरूक हो और सबकी सुने, और जितनी भी जल्दी हो ऐसे चीज़ों को, ऐसे केस को सुलझाने का प्रयास करें, और अपराधी के मन में खौफ जरूर पैदा करें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है सरकार की। सरकार अगर तेज तर्रार हो और लोगों के जीवन शैली, लोगों के लिए सुरक्षा देने की व्यवस्था करती है, तो कानून ऑटोमेटिक अपना काम करना शुरू कर देती है। सबसे जिम्मे बाध्यकारी सारी चीज़ों के लिए काम कराने के लिए इसकी एजेंसियों से सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बस इतना कहना चाहती हूँ, मुझे इजाज़त, मैं चलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।